इंडिया, जिसको हम प्राउडली भारत कहते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सिस्टम है। उसके बावजूद भी अगर सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स कहीं होती है तो वो हमारे भारत में होती है। हमारी 50 से ज़्यादा % पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी सबसे कम अगर जीडीपी का कोई रेशियो कोई सेक्टर देता है तो वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। एग्रीकल्चर इस कंट्री की बैकबोन है। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और जब पहला प्लानिंग कमीशन बना 1951 में, तब पहले प्लानिंग कमीशन की फाउंडेशन था एग्रीकल्चर। दुनिया और देश को लगा कि एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब आज़ादी के 75 साल बाद भी सबसे अगर बुरी कंडीशन कोई सेक्टर की है तो वो है एग्रीकल्चर। फार्मर सुसाइड्स हर भारत के हर कोने में मिल रहे हैं। फार्मर का डिस्ट्रेस हर जगह देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि जितनी वो लागत लगाते हैं, जितना वो इनपुट देते हैं, जितना वो एफर्ट देते हैं, उसके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आते हैं। कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा किसानी करे, उसका बेटा एग्रीकल्चर में रहे, उसका बेटा खेती करे, और ये सच्चाई है। और क्यों क्यों ना चाहे, हर माता पिता यही तो चाहते हैं कि उनकी जो संतान है, उनकी जो बेटे बेटियां हैं, वो अपनी अच्छी लाइफ जिएं। जब उन्होंने पता है कि एग्रीकल्चर में अच्छी लाइफ नहीं है, तभी तो वो दूसरी लाइफ के इमेजिन कर रहे हैं। चाहे अपना गांव छोड़ना पड़े, चाहे अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन वो एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की। अब ये जो प्रॉब्लम है, क्या वो सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम पूरे देश की प्रॉब्लम है? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, बट एवरीथिंग एल्स इज नॉट वेटिंग, द ओनली थिंग विच इज़ वेटिंग इज एग्रीकल्चर। ये भी सच है। भारत में फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं। फार्मर सुसाइड होने की वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फूड सिक्योरिटी का थ्रेट है। फूड सिक्योरिटी अगर थ्रेट है तो इंडियन गवर्नमेंट को उसको फुलफ़िल करने के लिए फाइनेंशियल कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट फाइनेंशियल डेफिसिट भी रहेगा। और आखिरकार जब न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा नहीं, जब प्रॉपर फूड सिक्योरिटी होगी नहीं, स्टारवेशन होगी, लोग भूखे मरेंगे, लोग मेडिकेशंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, तो आफ्टर ऑल हम किसकी पॉकेट भर रहे हैं? हम पॉकेट भर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जो कंट्रीज़ हमें इनडायरेक्टली रूल करती है। और यही सब कुछ चलता आ रहा है फ्रॉम आर इंडिपेंडेंस। मंथली इनकम ऑफ फार्मर्स इन इंडिया इज़ ओवरऑल 10,218। सबसे ज़्यादा हरियाणा में 22,000, पंजाब में उससे ज़्यादा 26,000, और बिहार वगैरह में सबसे कम 7,500, झारखंड में तो उससे भी कम 4,000 कुछ 800। अब ये सब जो चल रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अभी तक तो गवर्नमेंट ने यही सोचा है कि इसका सॉल्यूशन है नेशनल एग्रीकल्चर कोड। इस वीडियो में हम नेशनल एग्रीकल्चर कोड के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेटर हो सकता है, फार्मर्स के लिए बेटर हो सकता है। इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी स्कॉलर, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में। जब भी कोई चीज़ नहीं आती है, लेट से आप जिस फ़ोन से अपना वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन है, लेट से आप जिस बिल्डिंग में अपना बैठे हो, भी जिस घर में बैठे हो, हर एक कुछ भी अगर कोई चीज़ बनती है, कोई इंडस्ट्री में कोई चीज़ बनती है, तो उस पर एक स्टैंडर्ड होता है कि इस स्टैंडर्ड से ये चीज़ बननी चाहिए, और ये डिसाइड करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, वो प्रोवाइड कराता है कि कोई चीज़ कितनी क्वालिटी की है, हेल्थ हैज़ार्ड्स को कम करता है, सब्स्टिट्यूट्स को इम्प्रूव करता है, एक सर्टिफिकेशन, एक टेस्टिंग, एक लेवल ग्रेड करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ये ग्रेड होना चाहिए।
अब इसकी वजह से, जैसे आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ मार्क, या इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी, ये सब सुना होगा आपने कभी ना कभी, कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पे एक स्टैंडर्ड होना चाहिए तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका हेडक्वार्टर है, बीआईएस का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है गाइस। अब इन्होंने बोला कि भैया एग्रीकल्चर में भी एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होनी चाहिए, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक फॉर्मुलेट कर रहा है नेशनल एग्रीकल्चर कोड। अब नेशनल एग्रीकल्चर कोड ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो पूरी एग्रीकल्चर साइकिल मतलब राइट फ्रॉम सॉइल प्रिपरेशन टू हार्वेस्टिंग, सॉइल प्रिपरेशन के बाद में सोइंग होगी, सोइंग के बाद में जो इतने भी प्रैक्टिसेस चलते हैं, इरिगेशन, अपनी वीडिंग, फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, फिर पिकिंग, फिर हार्वेस्टिंग, एवरीथिंग, जब तक वो चीज़ हार्वेस्ट नहीं हो जाती, और हार्वेस्ट के बाद में भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाती, उस एग्रीकल्चर साइकिल में एक लेवल ऑफ चीज़ें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बताएगा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि जो भी एग्रीकल्चर साइकिल है उसमें जितने भी लॉसेस हो रहे हैं उन सबको मिनिमाइज कर सके। अब ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 या नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2023, इन्होंने इन पर्टिकुलर डोमेन्स में स्टैंडर्ड सेट किए और प्रॉपर गाइडलाइंस इनको दी गई। अब वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर गाइडलाइन शुरुआत करी गई है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें प्रॉपर क्लियर गाइडेंस हो फार्मर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। अब ये जो सब कुछ होगा वो होगा किसकी मदद से? SADF की मदद से। SADF मतलब स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स पे रहेंगे। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड की ज़रूरत क्या है और नेशनल एग्रीकल्चर कोड एक्चुअली में है क्या। नेशनल एग्रीकल्चर कोड ऐसी एक सिस्टम है जो फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा कि पूरी एग्रीकल्चर साइकिल में फील्ड प्रिपरेशन से लेके प्रोड्यूस लेने तक कौन कौन सी चीज़ें स्टैंडर्ड वाइज होनी चाहिए। लेट से टिलेज एक्टिविटी करनी है तो कौन सी मशीनरी से करना है, फर्टिलाइज़र देना है तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, किस मेथड से देना है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, कौन सा मेथड यूज़ करना है, हर एक चीज़ की एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस रहेगी। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों है और कोड क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोड क्या है? कोड का मतलब होता है कोई भी ऐसी लीगल फॉर्म में कोई नोटिस जो एक लॉ बना दिया जाए और इस लॉ के अलावा बाहर कोई काम करता है तो दैट इज पनिशेबल। अब मतलब किसानों को एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस दी जाएगी कि आपको ये वाला फर्टिलाइजर इस क्रॉप में इस ड्यूरेशन में करना पड़ेगा। अब ये जो BIS है इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हर एक चीज़ को लेके, जैसे मैंने बताया फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, पेस्टिसाइड्स, इन सब को लेके, दैट इज नोन एज नेशनल एग्रीकल्चर कोड। अब इसका स्कोप क्या है? इसमें सारे के सारे एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, जैसे कि क्रॉप सिलेक्शन कौन सी लेनी है इस पर्टिकुलर एरिया में, लैंड प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, सोइंग कौन से टाइम पे होनी चाहिए, इरिगेशन कब देना चाहिए, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, हार्वेस्टिंग क्या होनी चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस क्या होने चाहिए, स्टोरेज कहाँ होना चाहिए, ये सब बताएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोड। ठीक है भैया, ये सब कुछ नेशनल एग्रीकल्चर कोड के अंडर में आता है। इसमें स्टैंडर्ड्स होंगे कि जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स हैं उनके इनपुट सोर्सेज क्या होंगे, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं जैसे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और IoT डिवाइसेस जो भी एग्रीकल्चर में यूज़ है, इनको भी इनकॉर्पोरेट करने की जिम्मेदारी है नेशनल एग्रीकल्चर कोड के अंडर में। कैसे किया जाएगा? किया जाएगा दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है ऐसी आउटलाइन या ऐसे प्रिंसिपल्स जो सब क्रॉप्स के लिए एप्लीकेबल हो, और कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो क्रॉप स्पेसिफिक हो। जैसे पेडी के लिए कुछ अलग स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो करने हैं, वीड के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, पल्सेस के लिए। तो ऐसे इनको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस करनी है। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऐसा है
कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से, क्रॉप टाइप्स के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के हिसाब से एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन को कवर करना। जो इंडियन एग्रीकल्चर में जो अनसर्टेनिटी है, फार्मर्स के साथ जो इम्बैलेंस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, और जो कंज्यूमर के पास जो चीज़ें जा रही है, उन सब को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, इक्वलिटी पे लाने के लिए ये चीज़ लाई गई है कि जब हर सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज है तो एग्रीकल्चर इतना अनऑर्गेनाइज क्यों है। इसके पीछे एनएससी का हाथ है कि एनएससी इस चीज़ को सुधारेगी, चलो मान लेते हैं सुधारेगी। टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर फार्मर्स, फार्मर्स को डिसीजन मेकिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या उनको डिसीजन मेक करना है, उसके बेसिस पे उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड दी जाएगी। फिर जो स्मार्ट फार्मिंग है, सस्टेनेबिलिटी है, ट्रेसेबिलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब इंक्लूड होंगे ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाया जाए एग्रीकल्चर को। ओके गाइस, अब अपन बात करते हैं, ये एक पहली वन ऑफ द फर्स्ट ऐसी स्कीम है जिन्होंने उन्होंने टाइमलाइन दी है कि हम इसको अक्टूबर 2025 तक इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, और वो इम्प्लीमेंट सबके लिए होगा, फार्मर्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और पॉलिसी मेकर्स के लिए। किया कैसे जाएगा? किया जाएगा एक ही मेथड से, और वो है जैसे कि मैंने बताया स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, SADF। ऐसे फार्म्स होंगे, लेट से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं IRI में हूँ अभी, तो IRI में एक ऐसा फार्म बनेगा SADF जहाँ साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, एकेडमिक जो होल्डर्स हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस की जाएगी पर्टिकुलर क्रॉप को लेके, और उस तरीके से जैसे अपन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन को समझते हैं कि वैसे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स फार्मर्स आएंगे, वहाँ देखेंगे ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही है, और वो प्रैक्टिसेस वो अपने गांव में जाके, अपने टाउन्स में जाके, अपने जगह पे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो जितना भी SADF फार्म है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब ये जो सारी चीज़ें चल रही है, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि किसानों को ये बताया जाएगा कि आपको ये चीज़ें कैसे कैसे करनी है। बहुत अच्छी बात है। लेट्स से किसानों को ये नहीं पता कि किसानी कैसे करनी है, नई चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, चलो बहुत ज़्यादा गैप है, एक्सटेंशन गैप है, वो चीज़ को फुलफिल किया जाएगा। अब हमारा व्यू पॉइंट ये है, और आपका व्यू पॉइंट क्या है कमेंट सेक्शन में लिखो। हमारा व्यू पॉइंट ये है कि ठीक है, स्कीम कभी भी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कभी भी कोई कमी नहीं रही है, स्कीम्स हमेशा इंडिया में बहुत है। प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में। क्या ये जो स्कीम है या ये जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड है, क्या वो सिर्फ पेपर्स तक ही सीमित रहेगा, या सच में उनको ग्राउंड रियलिटी पे कुछ फार्मर्स को देखने को मिलेगा? क्या सिर्फ पब्लिकेशंस ही इससे दिए जाएंगे, या फंड्स ही जनरेट किया जाएगा, या ग्राउंड पे कुछ काम होगा? क्या गवर्नमेंट फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए ये जो स्टेप ले रही है, इसका ग्राउंड पे कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा? कोशिश है, हम पॉजिटिव हैं कि मिलना तो चाहिए। जब इतनी सारी प्रैक्टिसेस हो रही है, जब नेशनल एग्रीकल्चर कोड वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर अगर इसका नाम दिया जा रहा है, तो फिर ज़रूरत भी है कि इसका ग्राउंड पे इम्प्लीकेशन भी हो। बट मैं ये समझता हूँ कि फार्मर्स को इक्वल राइट्स देने के लिए क्रॉप जितनी आ रही है उसके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ जो प्राइसिंग है, जो आप अल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम्स अडॉप्ट करने का बता रहे हैं फार्मर्स को, उसमें कुछ ऐसे पॉलिसी चेंजेस करे जाएं कि फार्मर्स उनको अडॉप्ट करने के लिए खुद राजी हो, आपको समझाना ना पड़े। अरे किसानों को क्या समझाओगे, किसान समझता है सारी चीज़ों को, बस वो मजबूर है। अगर किसानों का फ़ायदा दिखाओगे, किसान आज नहीं तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन पे कल तो अडॉप्ट होगा ही होगा। बस किसानों को मजबूर मत करो कि यही चूज़ करो, आप किसानों का फ़ायदा दिखाओ, किसान अपने आप करेगा, आपका काम और आसान बन जाएगा। और हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स जो इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे, हो सकता है कि वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर
ये सब चीज़ें इसके नेशनल एग्रीकल्चर कोड में ये सब चीज़ें और एडिशनल ऐड हों तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप है एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने का, एग्रीकल्चर को स्केल अप करने का, ताकि लोग अपनी मर्ज़ी से एग्रीकल्चर चूज़ करें। और आई होप कि ये स्टेप ग्राउंड पे हिट करें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और अपने एग्रीकल्चर के साथियों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि नई एग्रीकल्चर में चीज़ क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोड क्या है। लेकिन अपना व्यू लिखने से पहले मत जाइएगा, इसका व्यू अपना लिखें कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोड पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सीखते रहिए। हैव ए गुड डे।